अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा टॉपिक है कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टार्ट करते हैं हम। कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी, एज़ वी नो कि कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 एंड द कार्बन 14। तो ये हमने यहाँ पे कार्बन 12 है, जैसे कार्बन 13 और कार्बन 14, ये कार्बन के 3 जो है वो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास कार्बन 12 जो है इसकी परसेंटेज आलमोस्ट 98.9% है, और इसके अलावा कार्बन 13 1.1% है। कार्बन 14 जो है उसकी परसेंटेज जो है वो लेस दैन 0.0001% है। इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 जो है वो हमारा मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, जो कि 98 या 99% जो है वो एग्जिस्ट करता है। कार्बन 13 भी 1.1% एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा कार्बन 14 की बहुत ही टीनी जो है वो परसेंटेज हमारे पास है। अगर हम इनकी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें और उसके रिज़ल्ट में हम ये फाइंड करने की कोशिश करें कि क्या ये एनएमआर एक्टिव हैं या एनएमआर एक्टिव नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन 12 है इसमें अगर हम देखें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये देखा था टेबल के अकॉर्डिंग, और वैसे भी हमें पता है कि जब इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हों तो उसके रिज़ल्ट में जैसे प्रोटॉन जो है वो 2 प्रोटॉन्स एक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से एक आपका जो पेयर में से एक जो एटम होगा, सॉरी, एक जो एंटिटी होगी वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और दूसरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो एज अ होल जो आपका पेयर होगा उसकी रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जैसे देखें तो 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब है 3 पेयर्स होंगे और उनमें से हर पेयर जो है उसकी हमारे पास रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की भी सेम यही चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी कि 6 हमारे पास न्यूट्रॉन है और हर 6 में से ये 3 जो है पेयर की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। तो हर इनमें से हर एक जो है एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है। तो एज अ होल हम देखेंगे तो इनकी स्पिन जो है वो 0 होगी। तो जो हमारा कार्बन 12 है वो तो एनएमआर इनएक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर अगर हम देखें तो कोई जो है ना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके रिजल्ट में उनकी स्पिन जो है वो कैंसिल आउट हो गई है। अब अगर हम कार्बन 13 की बात करें और उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है उनको देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स तो इसके अंदर भी 6 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं ये इसके अंदर 7 जो है वो पाए जाते हैं। तो अब हम देखें कि प्रोटॉन तो इवन नंबर में है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो ऑड नंबर में है। तो प्रोटॉन्स के जो 3 पेयर बनेंगे उनमें से स्पिन जो है वो उन सब की कैंसिल हो जाएगी। न्यूट्रॉन के भी 3 पेयर्स बनेंगे, लेकिन एक न्यूट्रॉन जो है वो हमारा सेपरेटली जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है इनकी स्पिन जो है वो कैंसिल आउट हो गई है। एक ऐसा अभी भी प्रेजेंट है जिसकी स्पिन जो है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे ये क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो जब एक न्यूट्रॉन ऐसा है जो कि जिसकी स्पिन को किसी और ने कैंसिल आउट नहीं किया, इसका मतलब है हमारा न्यूक्लियस जो है वो एज अ होल भी स्पिन करेगा। तो कार्बन 13 जो है ये आपका एनएमआर एक्टिव है, ये स्पिन करने की एबिलिटी जो है वो रखता है। इसी तरह अगर आप कार्बन 14 को देखें तो कार्बन 12 की तरह कार्बन 14 के अंदर भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो इवन ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे प्रोटॉन्स तो उसी तरह 6 ही हैं, क्यों न्यूट्रॉन्स जो है इसके अंदर 8 पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन्स भी इवन है, स्पिन एज अ होल जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आपका न्यूक्लियाई जो है वो एज अ होल स्पिन नहीं करेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन स्पिन कर रहा है इंडिविजुअली, लेकिन जब उन्होंने पेयर बनाए हैं तो आपस में एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट किया। इसका मतलब है कि अब आपका एज अ होल जो है वो कार्बन 14 स्पिन नहीं करता, सेम एज द कार्बन 12। लेकिन हमने देखा कि कार्बन 13 जो है वो स्पिन करने की एबिलिटी रखता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। तो वो एज न्यूक्लियाई की स्पिन जो है वो एज अ होल कैंसिल आउट नहीं हुई, तो न्यूक्लियाई आपका स्पिन करेगा। कार्बन 13 अब स्पिन करने की एबिलिटी रखता है, और हमने ये चीज़ देखी थी कि कोई भी चार्ज स्पीशीज जब स्पिन करेगी, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट करेगी और ये एक्ट करेगी एज अ टीनी मैग्नेट की तरह। तो आपका कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव है, ये टीनी मैग्नेट की तरह जो है वो एक्ट करता है। तो अब अगर हम ये देखें कि हमने इनको विदाउट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रखा हुआ है, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, तो कार्बन 13 के सारे न्यूक्लियाई जो है वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं।
जैसे ही हमने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड की है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे प्रोवाइड की है तो न्यूक्लियाई जो है वो अरेंज होने की जो है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ आपके कार्बन 13 के न्यूक्लियाई जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही अरेंज हो जाएंगे। ये कुछ न्यूक्लियाई जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो गए, इनकी एनर्जी लो होगी और आप इनको अल्फा स्पिन स्टेट कहेंगे। कुछ आपके न्यूक्लियाई जो है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हुए हैं, ये जैसे आपके न्यूक्लियाई हैं, और ये आपकी हाई एनर्जी स्टेट पे पड़ी है और इनको हम कहेंगे ये हमारी बीटा स्पिन स्टेट है। तो इस तरह हमने देखा कि जैसे ही हमने न्यूक्लियाई को कार्बन 13 के न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हमारे पास 2 स्पिन स्टेट जो है वो जनरेट हुई हैं। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे जो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हुए थे तो उनको हम अल्फा स्पिन स्टेट कह रहे हैं, इनकी एनर्जी लो है। कुछ न्यूक्लियाई ऐसी हैं जो कि अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हुए और इनकी एनर्जी हाई है, इसको हम बीटा स्पिन स्टेट कह रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 स्पिन स्टेट जनरेट हो गई हैं और दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। अब हम सेकंड चीज़ करेंगे कि हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जब आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की या एक राइट फ्रिक्वेंसी की, एक राइट एनर्जी की, जिसकी एनर्जी डिफरेंस जो है इन दोनों के करस्पॉन्ड हो, तो इन ये दोनों जो है वो स्पिन न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन शो करती हैं। तो वो राइट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास रेडियो वेव्स है। जैसे हम इनको रेडियो वेव्स प्रोवाइड करेंगे तो रेडियो वेव्स के पास इतनी एनर्जी है जो कि इन दोनों के दरमियान का एनर्जी गैप है उसके करस्पॉन्डिंग है। तो जैसे ही हम रेडियो वेव्स इनको प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियाई जो है वो फ्लिपिंग स्टार्ट करते हैं, ये जंपिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट। तो रेडियो वेव्स के सोर्स से एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद आपके न्यूक्लियाई जो कि पहले लो एनर्जी स्टेट में थे वो अब एनर्जी ऑब्जर्व करके हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो जंप कर गए हैं। इसको आप जो है वो रेजोनेंस कंडीशन भी कहते हैं, इसको आप न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग भी कहते हैं। तो इस तरह आपके न्यूक्लियाई ने जो है वो जंपिंग स्टार्ट की है। और सेम यही चीज़ हमने जो है ना पीछे भी देखी है प्रोटॉन एनएमआर में कि आपके न्यूक्लियाई जो है वो हाई स्पिन स्टेट पे अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियाई हाई स्पिन स्टेट से दोबारा लो स्पिन स्टेट पे रिटर्न करते हैं जिसके रिजल्ट में वो एनर्जी इमिट करते हैं और जो एनर्जी इमिट करते हैं उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और एंड पे हमें रिकॉर्डर पे स्पेक्ट्रम की फॉर्म में जो है वो रिजल्ट रिकॉर्ड होता है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कार्बन 13 के कुछ स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि हमने ये देखा कि कार्बन 13 भी एनएमआर एक्टिव है, मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप थे 12, 13 एंड 14 और उनमें से सिर्फ कार्बन 13 ही एनएमआर एक्टिव है और वो हमने देखा कि उसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो ऑड नंबर में एग्जिस्ट करते थे। तो एनएमआर एक्टिव है ये क्योंकि ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, तो जब ये स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओन जनरेट करेगा। जब इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये एक मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करेगा, तो मतलब ये एनएमआर एक्टिव है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रखता है और उसके रिजल्ट में ये 2 स्पिन स्टेट के अंदर जो है वो अरेंज हो गया है। और जब हमने इसको रेडियो वेव्स प्रोवाइड की हैं तो इसने रेजोनेंस कंडीशन शो की है या इसने न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग जो है वो शो की है। और इसके बाद जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से दोबारा रिटर्न किया है टू द ग्राउंड स्टेट, टू द अल्फा स्पिन स्टेट, तो इसने एनर्जी इमिट की है जिसको रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके हमें स्पेक्ट्रम की